आरपीएन सिंह का बीजेपी में शामिल होना कास्ट वाइज हो या बाकी जो दूसरे हम कहते हैं एक नैरेटिव के हिसाब से किस तरह से बीजेपी के लिए प्लस हो जाएगा और बाकी के लिए माइनस? अमित, इस बात को बहुत अहम इसलिए हो जाती है यह बात क्योंकि आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए नहीं हैं। 3 बार वो पडरौना से विधायक चुने गए हैं। 2009 में वो सांसद चुने गए हैं। केंद्र में गृह राज्य मंत्री की बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। और जिसका कि आपने जिक्र पूछा है कि उत्तर प्रदेश में पडरौना, कुशीनगर और आसपास के जो इलाके हैं उसमें कितना ज्यादा इंपैक्ट जाएगा, बहुत सीधा सा इंपैक्ट ये है कि वो चूंकि पडरौना के रहने वाले हैं जो कि कुशीनगर क्षेत्र में आता है, 3 बार वहां के विधायक रह चुके हैं। लोगों के साथ अच्छा न सिर्फ कनेक्ट है उनका, राजा साहब के नाम से उनको जाना जाता है और कुर्मी समुदाय, जिस समुदाय से वो आते हैं उस समुदाय के बड़ी संख्या में वोट है वहां पर। और यही वजह है कि जो ओबीसी तबका है कुशीनगर, पडरौना और पूर्वांचल का, वो निश्चित तौर पर आरपीएन सिंह कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करेंगे। और जिस तरीके की उनकी एक गंभीर इमेज है, न सिर्फ कांग्रेस में रहते हुए बल्कि जब वो अपने क्षेत्र में भी लोगों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, सबके कंधे पे हाथ रखते हैं, तो निश्चित तौर पर जो उनका कनेक्ट है वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में उनकी जब बीजेपी में एंट्री हो रही है तो यह बहुत मुमकिन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि कुर्मी समाज, पिछड़ा समाज यानी कि ओबीसी समाज का बीजेपी ने तिरस्कार किया है। लेकिन अब आरपीएन सिंह की एंट्री होती है और एंट्री होने के बाद निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आरपीएन सिंह को भी मजबूती के साथ जगह मिल सकती है। और यह भी हो सकता है कि उनको पडरौना से उम्मीदवार बना दिया जाए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर निश्चित तौर पर वोटों के जरिए और राजनीतिक तौर पर बीजेपी को जवाब देना है तो आरपीएन सिंह से बेहतर कैंडिडेट उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी पडरौना में, जहां से वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं कुशीनगर के, इससे बेहतर और इससे अच्छा मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकता है। तो चाहे कास्ट के हिसाब से देखा जाए, नेता के हिसाब से देखा जाए, प्रभुत्व के हिसाब से देखा जाए, कास्ट इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए या किसी नेता के कद के हिसाब से देखा जाए, आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए 1 नंबर की चॉइस है। चलिए, तो आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि आखिरकार क्या इंपैक्ट होने जा रहा है ग्राउंड पर। देवेंद्र के पास लौटते हैं। देवेंद्र, अब आरपीएन सिंह जब बीजेपी में आ रहे हैं तो कुछ उम्मीदें पार्टी को उनसे होंगी और उनको भी कुछ उम्मीदें पार्टी से होंगी, तो ये उम्मीदें क्या है एक दूसरे से और किस तरह से एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और देखिए, बीजेपी को वहाँ पर पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद एक ऐसे फेस की ज़रूरत थी जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य को परेशानी में डाल सके, उन्हें बहुत आसानी से हरा सके या फिर अब स्वामी प्रसाद मौर्य को वो इलाका छोड़ना पड़े। इस बात को लेकर पहले से ही ये कहा जा रहा था कि बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना में ही घेरने की कोशिश करेगी और कुल मिलाकर वो रणनीति इस लिहाज से सफल होती दिख रही है। क्योंकि आरपीएन सिंह की अगर बात करें तो आरपीएन सिंह जैसे ही बीजेपी के साथ आते हैं, उनका अपना प्रभाव और बीजेपी का कैडर, ये दोनों मिलकर निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। और जैसे कि हम लोग लगातार इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ पर उनकी स्थिति एक राजाओं वाली है और अभी भी उनको राजा साहब के तौर पे ही पडरौना के लोग, पडरौना के आम लोग उनको उसी रूप में संबोधित करते हैं। और वो रिस्पेक्ट अगर चुनाव में अगर आपके साथ आता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी का कैडर वो रिस्पेक्ट मिलके बहुत असर दिखा सकता है। उस लिहाज से बीजेपी ने ग्रीन सिग्नल दिया। दूसरी तरफ आरपीएन सिंह की बात करें, लोकसभा चुनाव 2 बार वो हार चुके थे। कांग्रेस पार्टी में उनका अभी बहुत ज़्यादा उनकी बातों का वजन नहीं दिया जा रहा था। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ही, उस प्रदेश अध्यक्ष के बारे में जो कि उसी क्षेत्र से आते हैं, कहा यह जाता है कि शुरू में वो आरपीएन सिंह के व्यक्ति थे, उनके बढ़ाए हुए उनके खासम खास थे। बाद में उन्होंने सीधे प्रियंका गांधी और उनकी टीम के साथ अपना संपर्क ज़्यादा बेहतर किया और उसके चलते आरपीएन सिंह को ये बात बहुत नागवार गुजरती थी, ऐसी चर्चाएं रहती थी और इस बात को लेकर आरपीएन सिंह दुखी रहते थे। उसके अलावा जब संगठन का प्रभार भी उनको झारखंड का मिला तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय लेकर उनकी नाराजगी सामने आई थी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में भी उनकी अपनी जो स्थिति थी बहुत कमज़ोर हो रही थी। उन्हें ऐसा दिख रहा था कि अभी समय बीजेपी का ही है और बीजेपी ही लगातार आगे जा रही है, तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय इस बात के कि वो बीजेपी में आए। और बीजेपी की अगर बात करें अमित, तो बीजेपी में ऑलरेडी कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो उनके बहुत अच्छे दोस्त बताए जाते रहे हैं। जैसे यूपी बीजेपी में अभी जो सह प्रभारी का काम देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनके साथ आरपीएन सिंह के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और पहले से अच्छे रहे हैं। तो इसके अलावा निशिकांत दुबे की बात कर लें तो उनके साथ भी उनका इक्वेशन बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने देखा कि किस प्रकार से वो बीजेपी में आया और ज्योतिरादित्य सिंधिया और आरपीएन सिंह में बहुत अच्छी बनती रही है। जितिन प्रसाद से उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, जो कि जितिन प्रसाद अब बीजेपी में आ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर आरपीएन भी इसी रास्ता को लेकर लगातार देख रहे थे। और इसमें अमित, मैं आपको क्लियर करूँ कि आरपीएन सिंह तो बहुत पहले से इच्छुक थे बीजेपी में आने को लेकर। बीजेपी को तय करना था कि उनकी ज्वाइनिंग कब कराई जानी है और अब बीजेपी ने वो समय चुना है। ठीक अमित, बिल्कुल, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टाइम भी ऐसा चुना है कि जब मुझे लगता है कि
सबसे ज्यादा बीजेपी को लगता है कि उनके आने से होगा, उसी वक्त को चुना गया। और साथ ही साथ आप देखना होगा कि आखिरकार क्या जिम्मेदारी मिलने जा रही है आरपीएन सिंह को। उसके लिए तो मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि देवेंद्र ने बताया कि 3 बजे करीब बताया जा रहा है कि जब उनकी ज्वाइनिंग होने जा रही है। विशाल भी हमारे साथ जुड़ा है, जो हमको बताएंगे आगे कि आखिरकार जमीन पर इसको लेकर किस तरह की हलचल हुई या फिर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले न्यूज रूम चलते हैं, मेरे सहयोगी हुसैन मेरे साथ जुड़ गए। हुसैन, अमित, आज अभी हम थोड़ी देर पहले हम और देवेंद्र पराशर जब बात कर रहे थे तो ये अटकलें लग रही थी कि आज ही ज्वाइन कर सकते, लेकिन सब कुछ इतनी तेज़ी से हो जाएगा तो इसकी खबर किसी को नहीं थी। लेकिन देखिए 11 मिनट पहले उन्होंने वो चिट्ठी पोस्ट की है आरपीएन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसमें उन्होंने रेजिग्नेशन की बात कह दी। और उसके ठीक थोड़ी देर बाद, यानी ठीक 8 मिनट पहले, यानी उसके फौरन कुछ देर बाद उन्होंने जो बात लिखी यहाँ पर, आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ कर रहा हूं, जय हिंद। इस तरीके से उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की बात कह दी। और आज ही बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं, इस तरह की खबरें हैं जैसा कि देवेंद्र हमें लगातार बता रहे हैं। और ये कांग्रेस के लिए एक वाकई बड़ा झटका है। लेकिन पिछले वक्त का पूरा जो इनका आरपीएन सिंह का सफर है, उसको आप देखेंगे तो इनका जो करियर था वो एक तरह से कांग्रेस में ढलान की तरफ दिखाई दे रहा था। पिछले काफी वक्त से चुनाव भी नहीं जीत पा रहे थे वो, और पार्टी के अंदर उनका कद जिस तरीके से घट रहा था, उसकी वजह से भी कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन रही थी। और पिछले वक्त में भी कुछ इस तरह की बातें हुई थी कि आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब ये खबर पक्की होती दिख रही है, क्योंकि उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। इंतजार ये भी करना होगा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि आरपीएन सिंह उन लोगों में शामिल रहे जो राहुल गांधी के दाएं और बाएं तरफ खड़े हुआ करते थे। उन लोगों में से एक हैं आरपीएन सिंह, और आरपीएन सिंह का जाना वाकई कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। बिल्कुल, राहुल गांधी के साथ जो युवा ब्रिगेड की हम बात करते थे, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ये जो सब आसपास होते थे, उनमें से धीरे धीरे लोग छिटकते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन जमीन पर क्या इसको लेकर सुगबुगाहट है, उसको लेकर बात करते हैं। विशाल, कुछ रिएक्शन अगर आपको मिल पाए हो पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, और साथ ही साथ जितिन प्रसाद का टूट के चले जाना, उसके बाद आरपीएन सिंह का टूट कर चले जाना, जो कांग्रेस ने अपने 2 जो युवा चेहरे और बड़े चेहरे लूज कर दिए। देखिए, अगर पॉलिटिकली बात किया जाए इस पूरे मामले में अमित, तो कांग्रेस के लिए अपने आप में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। पहले जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, इस समय वो सरकार मंत्री हैं। कुछ दिनों पहले रायबरेली सदर से इकलौती विधायक अदिति सिंह, जो कि महिला भी हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा का उनको क्लोज भी कहा जाता था, उन्होंने भी छोड़ दिया। उन्होंने इंडिया टीवी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिया कि अगर प्रियंका गांधी ये देखना चाहती हैं कि कांग्रेस की इस समय स्थिति रायबरेली और अमेठी में क्या है, तो मैं उनको इन्वाइट करती हूँ, वो खुलेआम आ जाए और रायबरेली सदर में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। और अब आरपीएन सिंह, जो कि पूर्वांचल में इकलौते कांग्रेस के बड़े नेता बचे हुए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का फैसला कर लिया है। 3 बजे उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में टूट हो रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में असंतोष बनता जा रहा है, या यूं कहा जाए कि पार्टी इस समय अपने खोए हुए जनाधार को पकड़ने की कोशिश कर रही है, मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे समय में अगर इस तरीके के मजबूत स्तंभ कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जाएंगे, तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा जमीन पर जो कोशिश कर रही हैं, वो सारी कोशिश धरी की धरी रह जाएंगी। और निश्चित तौर पर इसका सीधा नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार वेलकम कर रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का हाल है उत्तर प्रदेश में, कोई संगठन नहीं बचा है, जमीन पर कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी में जो मजबूत स्तंभ है, उनको इकलौता प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी में इसी वजह से लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात किया जाए अमित, तो ये अपने आप में संगठन के लिए एक बड़ा डेल्टा उसको जरूर मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हुआ है कांग्रेस पार्टी को। देवेंद्र, एक बात बताइए कि ये जो ज्वाइनिंग हो रही है आरपीएन सिंह की, जैसा कि आपने बताया कि जो एक बड़े यहां पर नेता थे दिल्ली के, उनके संपर्क में थे, तो ये जो पूरा का पूरा जो डिसीजन हुआ है, क्या ये दिल्ली से हुआ है? इसमें क्या स्टेट का भी कुछ पार्टिसिपेशन है, क्या सीधा ऊपरी लेवल पे हो गया? बातचीत की जो शुरुआत हुई थी वो राष्ट्रीय स्तर पे वो बातचीत की शुरुआत हुई थी, और शुरू में प्रदेश के कुछ नेता बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। कम से कम 2 नेताओं के बारे में हमें ये जानकारी मिली थी कि वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है कि आरपीएन सिंह के आ जाने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उनका ऐसा मानना है कि वहाँ पे ऑलरेडी बीजेपी मजबूत है और स्वामी प्रसाद को पटकनी देने के लिए बीजेपी सक्षम है, ऐसा उन प्रदेश के नेताओं को मानना था। लेकिन क्योंकि बातचीत दिल्ली से हो रही थी और दिल्ली के बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व थे, तो जाहिर तौर पर प्रदेश के नेताओं को भी ये बात समझ में आई। और मैं आपको बताऊं कि जब परसों
बीजेपी के किसी एक बड़े नेता से पूछा गया जो कि प्रदेश के नेता हैं, तब उनका ये कहना था आरपीएन सिंह को लेके कि अगर आरपीएन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर मैं रोक भी नहीं सकता। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बातचीत का जो लेवल था वो किस स्तर पर चल रहा था। लेकिन ये बातचीत ऐसा नहीं था कि एकदम से आनंद फानंद में शुरू हुई, अलग अलग फेजेस में आरपीएन सिंह की बातचीत होते रही थी और बीजेपी ने तब इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। इस बार जब स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर गए तब बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी बातचीत शुरू हुई थी और वो इनिशिएटिव जो था वो बीजेपी की तरफ से था, क्योंकि आरपीएन तो ऑलरेडी पहले अपनी इच्छा जता ही चुके थे। वहां पर फिर बातचीत शुरू हुई। उसके बाद आरपीएन सिंह की तरफ से जो हमें सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा उत्सुक इस बात को लेकर नहीं है कि पडरौना सीट से विधानसभा का चुनाव उन्हें लड़ाया जाए। बावजूद इसके अब देखना होगा कि क्या बीजेपी आला कमान और या बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति क्या फैसला करती है, क्योंकि बीजेपी में ज्वाइनिंग के साथ ही बीजेपी का जो फैसला होता है वो किसी को ही मानना होता है। और जाहिर तौर पे जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से आरपीएन सिंह ने कोई शर्त ऐसी नहीं रखी थी और बस उन्होंने अपनी इच्छा बताई। दूसरी, आरपीएन सिंह के ज्वाइनिंग से एक चीज और बहुत सहजता रहेगी अमित की, उनका कोई बहुत ज्यादा दखल नहीं रहता है बाकी सीटों पे, कि ऐसा वो नहीं कह सकते कि हाँ मेरे बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनको भी लाना होगा, उन्हें भी टिकट देना होगा। ऐसा कोई भी बैगेज आरपीएन सिंह के साथ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि क्योंकि वो झारखंड के प्रभारी रहे हैं, अब अगर वो बीजेपी आज ज्वाइन कर रहे हैं जो कि कर ही रहे हैं, तो उस स्थिति में झारखंड की सरकार पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि वहां के कांग्रेस संगठन को ये लगातार देखते रहे हैं, कई सारे नेता इनके संपर्क में रहे हैं। क्या इसका कोई असर आगे भविष्य में तो अब तो नहीं, लेकिन क्या भविष्य में यूपी चुनाव के बाद आपने आखिर में जाते जाते मुझे लगता है कि आपने नींद उड़ा दी होगी अब झारखंड में सरकार की, और वहां पर जो कांग्रेस नेता है, जो आपने लास्ट में बोल दिया है कि अब आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने में कहीं वहां पर ना दिक्कत हो जाए और इस पर कहीं दूसरा एक नया वो मिशन ना शुरू हो जाए, जिसको मिशन हम कमल भी कहते हैं कभी कभी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मिलकर सारी अच्छी जानकारी दी है, विशाल आपने भी और देवेंद्र आपने भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।